हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था कैश बुक के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कैश बुक का मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक में दोस्तों मैंने बताया था 3 तरह की, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि सर एक और कैश बुक है पेटी कैश बुक। ऑफकोर्स पेटी कैश बुक भी कैश बुक में ही आती है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए जब मैंने टाइप्स ऑफ कैश बुक लिखी उसमें मैंने सिर्फ 3 ही लिखी थी। हाँ, अगर आपको MCQs में क्वेश्चन आ जाए कि कितनी तरह की कैश बुक है टोटल, फिर तो आपने 4 बतानी है। बट प्रैक्टिकली और बिजनेस में भी अगर हम बात करते हैं तो इन 3 बुक की बात करते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। पेटी कैश बुक बहुत इसका कम यूज़ होता है, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज जान लेते हैं पेटी कैश बुक के बारे में भी। दोस्तों पेटी कैश बुक किसे कहते हैं? हम बिज़नेस में बहुत सारे ऐसे खर्चे करते हैं जिनका जो अमाउंट है बहुत कम होता है। 10 रुपये का खर्चा, 20 रुपये का खर्चा, 15 रुपये का खर्चा, 30 रुपये का खर्चा, तो है तो ये भी ट्रांजैक्शंस ही हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इतनी सारी ट्रांजैक्शन, इतनी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस भी अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा, हमारी कैश बुक बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि हमने हर 10-20 रुपये वाली ट्रांजैक्शन भी उसमें रिकॉर्ड कर दी। तो ये एक बड़ा हेक्टिक एफर्ट हो जाएगा, उसमें बड़ा टाइम लगेगा, फिर गलतियाँ होने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो ये दिन भर के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, पोस्टेज, टेलीग्राम, कुछ आपने खा लिया, खाने पीने का छोटा मोटा खर्चा जो भी, आप इन सबको एक अलग बुक में रखते हो और उस बुक को कहते हैं पेटी कैश बुक। पेटी मतलब छोटा छोटा खर्चा, यानी ऐसी बुक जिसमें हम अपने छोटे छोटे खर्चे जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। सो एवरी बिजनेस हैज़ टू मेक पेमेंट फॉर ए स्मॉलर और पेटी अमाउंट्स। कहता है हर बिजनेस को स्मॉलर या पेटी अमाउंट्स के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे कैरेज, हमने किराया दे दिया 10, 20, 50 रुपये, या फिर कॉटेज हमने दे दिया, या फिर पोस्टेज पे कर दी, तो ये छोटे मोटे खर्चे हैं। सच पेमेंट बाय देयर नेचर कैन नॉट बी मेड बाय चेक्स। अब इनको हम चेक से भी पेमेंट नहीं कर सकते। अब 20 रुपये का हम या 30 रुपये का चेक थोड़ी देंगे, तो हम इनको चेक से पेमेंट नहीं कर सकते, तो हमें इनको कैश में ही पे करना है। तो क्योंकि ये बहुत ही छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो अगर हम इसको कैश में पे करते हैं तो इसको कैश बुक में हम ना ही लिखें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी फिर ट्रांजैक्शन हो जाएंगी कैश बुक में। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पेटी कैश बुक बनाते हैं जिसमें हम ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सो ए बिजनेस हैज़ टू मेंटेन ए सेपरेट कैश बुक टू रिकॉर्ड स्मॉल पेमेंट्स ओनली। कहता है इसलिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, एक अलग से कैश बुक बनानी पड़ती है जिसमें वो स्मॉल पेमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करता है। सच बुक इज़ नोन एज पेटी कैश बुक। ऐसी ही बुक को पेटी कैश बुक कहते हैं। मुझे एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में कि इम्प्रेस सिस्टम के बारे में बताएं। चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पेटी कैश बुक में ही होता ये है कि जो हमारा पेटी कैशियर होता है, पेटी कैशियर उसको कहते हैं जिसको हमने पैसा दे दिया, भाई तुम्हें ये खर्चे करने हैं, छोटे मोटे खर्चे इस अमाउंट से करने हैं। अब मान लो मेरा एक पेटी कैशियर है, उसको मैं 500 रुपये दे देता हूँ, भाई तुम ये 500 रुपये लो और जो दिन भर के खर्चे हैं वो करते रहो। अब मान लो 10 दिन के बाद पेटी कैशियर मुझे कहता है कि आपने जो 500 रुपया दिया था उसमें से 400 ख़त्म हो गया, मैंने खर्चा कर दिया, अब मेरे पास सिर्फ 100 रुपया बचा है। तो मैं क्या करूँगा, उस बैलेंस को फिर से मेंटेन करूँगा। तो उसके पास 100 रुपया था, 400 रुपये में उसको और दे दूंगा कि ये तुम्हारा 500 रुपया आ गया, अब अगले 10 दिन का खर्चा भी इसी में से चलाओ। तो अगले 10 दिन फिर वो खर्चा करेगा और फिर जितना बैलेंस बचेगा, मान लो अगले 10 दिन के बाद उसके पास 50 रुपये बैलेंस बचा, तो मैं उसको 450 रुपये और दे दूंगा, ये अगले 10 दिन का। तो इम्प्रेस सिस्टम में क्या किया जाता है, जितना आपने खर्चा कर दिया और जो बैलेंस बचा उस बैलेंस में आप फिर से उतना ही अमाउंट डाल देते हो जितना ये बैलेंस पहले से था। जैसे पहले 500 था, अब रह गया 100, तो मैंने 400 और उसमें डाल दिया टू मेक इट 500। तो आपको वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो जितना खर्चा हो गया आपको उतना अपनी फिर पॉकेट से पेटी कैशियर को देना है अगले 10 दिन या अगले 15 दिन का खर्चा निकालने के लिए। उसी सिस्टम को इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि पेटी कैश बुक बनाने से हमें क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला सिंप्लिसिटी। पेटी कैश बुक बनाना बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं पेटी कैशियर जो है उसको 500 रुपये दे दूंगा, वो सारे रिकॉर्ड्स अपने पास, वो जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे उसने कैरेज दिया या उसने पोस्टेज दिया या और कोई किसी तरह का खर्चा किया, वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कितना खर्चा हुआ। फिर उस 500 में से जितना खर्चा हुआ
बाकी जो बचा बैलेंस वो मुझे बता देगा कि इतना बैलेंस है, तो मैं उसको फिर से पेमेंट कर दूँगा। तो सिंपल है बिल्कुल कि आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट है, उसी अमाउंट में से आपने खर्चे निकालने हैं। आप खर्चे निकाल के मुझे बताओगे या जो हेड कैशियर है ओनर को बताएगा या बिज़नेस को बताएगा, भाई इतना पैसा खर्च हो गया, तो बिज़नेस उसको वापस से उतने पैसे दे देगा ताकि उसका वो बैलेंस मेंटेन रहे। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ जो आपके पास इनकम है, जो आपके पास पैसा है, उसमें से जो खर्चे हैं आपको वो निकालने हैं। सेविंग ऑफ टाइम, ये टाइम सेविंग भी है, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात, जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक फिक्स अमाउंट है, जितने खर्चे आपने निकाल देने हैं। तो सेविंग ऑफ टाइम इस कारण से है कि आपको इन खर्चों को कैश बुक में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे खर्चे आपको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करने हैं, तो आपको कैश बुक बनाते वक्त काफ़ी टाइम आपका जो है सेव हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे मोटे खर्चे आपने किस में डाल दिए हैं, पेटी कैश बुक में। लेसर चांस ऑफ एरर्स, इसमें गलतियों के भी चांस नहीं हैं, क्योंकि हम जितनी भी पेमेंट्स करेंगे उनके हमारे पास एविडेंस यानी वाउचर्स होते हैं। हमने किसी को किराया दे दिया या किसी को भी हमने कोई पेमेंट कर दी, तो उसका एक वाउचर हमारे पास रहेगा कि किस बंदे को हमने क्या पेमेंट की है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास गलती होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर एक पेमेंट के पीछे एक वाउचर आपके पास रहेगा, एक एविडेंस आपके पास रहेगा जो ये बताएगा कि किस किस को क्या क्या पेमेंट की है। तो ईजिली आपको पता चल सकता है कि कितनी आपने टोटल पेमेंट की है और आपके पास कितना बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें जो एरर्स है, गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। उसके बाद बेटर कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट्स, तो जितनी भी स्मॉल पेमेंट हम कर रहे हैं उसके ऊपर हम एक अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी हमने स्मॉल पेमेंट की है। जब हमने पेटी कैश बुक बना ली, उसमें सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं कि किस किस को आपने कितना कितना अमाउंट पे किया है, तो हमारा जो कंट्रोल है उस पर बेटर हो जाता है। हम अच्छे से उसको कंट्रोल कर पाते हैं कि कितना पैसा था, कितना खर्च हो गया, कितना हमें और चाहिए आगे का खर्चा चलाने के लिए। चलिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, इसमें दोस्तों एक सिंपल पेटी कैश बुक है, एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक है। सिंपल पेटी कैश बुक आप वैसे ही बनाते हो जैसे जो कैश बुक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैश बुक हम किस तरह से मेंटेन करते हैं, दो साइड्स, ठीक है दोस्तों, ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, इसी तरह डेबिट क्रेडिट साइड दोनों साइड बन गई। तो एक तरफ आप जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, जो आपके पास पैसा आया वो आप डेबिट साइड में लिख देते हो, और जो तो आपसे पैसा गया वो आप पेमेंट साइड में लिख देते हो। तो ये है सिंपल पेटी कैश बुक। दूसरा जिसको हम एनालिटिकल फॉर्म में बनाना होता है, तो उसमें आपको ये डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं बनाना, आपको जितने भी खर्चे हैं, ये मैं आपको छोटा सा इसका फॉर्मेट बना देता हूँ, बाद में इसके बारे में डिटेल में करेंगे हम। तो जितने भी खर्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कैरेज किया, आपने पोस्टेज का खर्चा किया, आपने टेलीग्राम का खर्चा और कोई खर्चा किया, कार्टेज का खर्चा किया, आपने ट्रैवलिंग का खर्चा किया, तो इस तरह से जितने भी आपने खर्चे किए हैं उसके कॉलम बना दिए जाते हैं। इसको एनालिटिकल पेटी कैश बुक कहते हैं। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा जब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, तो दो तरह से पेटी कैश बुक, एक सिंपल जैसे हम नॉर्मली कैश बुक बनाते हैं, दूसरी एनालिटिकल फॉर्म में जैसे मैंने बताया कि आपके पास जितना अमाउंट है वो आप इस तरफ लिखोगे और जितना आपने टोटल खर्चा किया उस अमाउंट में से लेस करके आप बैलेंस निकालोगे। ये चीज़ आपको मैं आगे जब प्रैक्टिकली शुरू करूँगा आपको वहाँ पे ये अच्छे से समझ आएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके की पॉइंट्स। दोस्तों ये की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक जो चैप्टर है उसका ये क्रक्स है, मतलब निचोड़ है उसका। तो की पॉइंट्स में क्या है? सबसे पहला, कैश कॉलम इन द कैश बुक ऑलवेज हैज़ ए डेबिट बैलेंस। देखिए दोस्तों, ये है कैश बुक, इसका फॉर्मेट है। ये कॉलम दोस्तों डेट के लिए है, ये पर्टिकुलर्स, और ये आपको पता है लेजर फोलियो। एक आप कैश का कॉलम भी बनाते हो, बैंक का। मैं डबल कॉलम बना रहा हूँ, कैश और बैंक वाला। ठीक है दोस्तों, फिर से डेट, पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम। वैसे तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाऊँगा, लेकिन आज थोड़ा सा इसकी मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। अब जो ये की पॉइंट्स हैं हम उनसे इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि कैश बुक में जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, यानी जो आपके पास पैसा आया वो आप इस तरफ लिखते हो, और जितनी भी आपसे पेमेंट हुई वो आप इस तरफ यानी क्रेडिट साइड में लिखते हो। डेबिट साइड में जितना पैसा आया, क्रेडिट साइड में जितना पैसा आपसे गया। अब ये कहता है, लास्ट में हमने क्या करना है,
जितनी रिसिप्ट्स आई, मान लो हमारे पास टोटल 1000 रुपये आए और पेमेंट्स देखेंगे, सपोज करो कि हमारी जो टोटल पेमेंट है, मान लो हमने टोटल पेमेंट की 800 रुपये, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा दोस्तों? मेरे पास 1000 रुपये की टोटल रिसिप्ट्स आई थी। ये मान लो जितनी भी रिसिप्ट्स हैं उसका टोटल 1000 है और जितनी भी पेमेंट है उसका टोटल 800 है, तो मेरे पास कितना बच रहा है? 200। तो चलिए अब इस पहले जो पॉइंट है इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कैश कॉलम इन द कैश बुक ऑलवेज हैज़ ए डेबिट बैलेंस। कैश बुक में जो कैश कॉलम है, एक बैंक कॉलम है, एक कैश, हम इसकी बात कर रहे हैं। कहता है कैश बुक में जो कैश कॉलम है उसका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूँ डेबिट बैलेंस क्या होता है, फिर भी दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। डेबिट बैलेंस मतलब आपकी जो साइड बड़ी है, जैसे इस केस में कौन सी साइड बड़ी है? यहाँ 1000 है, यहाँ कितना था? 800 था, 200 तो बैलेंस आया है, तो कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट वाली। तो जो साइड बड़ी होती है उसका बैलेंस, उसका बैलेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें डेबिट साइड बड़ी थी तो डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो तो क्रेडिट बैलेंस। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो कैश कॉलम इन द कैश बुक है ऑलवेज हैज ए डेबिट बैलेंस। कैश बुक का हमेशा से डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब दोस्तों कि कैश बुक की हमेशा ही कैश कॉलम में डेबिट साइड बड़ी होती है और क्रेडिट साइड छोटी होती है या इसके बराबर होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मैं सिंपल आपको एक रीज़न बताता हूँ। आपकी पॉकेट में अगर 50 रुपये हैं तो आप मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो दोस्तों? आप कहोगे 50, जितने हैं उतने ही, उससे ज़्यादा कहाँ से करोगे? 50 कर सकते हो या उससे कम। इट मीन्स आपके पास जो रिसिप्ट है या जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है वो 1000 है, तो आप पेमेंट कितनी कर सकते हो? जितना पैसा, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, 1000 ही कर सकते हो या उससे कम। तो 1000 आपके पास रिसिप्ट थी, 800 पेमेंट करी, आपके पास बचा 200। तो इसमें हमेशा ही ये साइड बड़ी होगी, क्योंकि उसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर आपके पास 1000 है तो आप 1000 खर्च सकते हो या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए इसकी जो डेबिट साइड है कैश बुक की, यानी कैश कॉलम जो है, इसका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। ये साइड हमेशा ही बड़ी होगी या इसके बराबर हो सकती है। ये 1000 है, कैश बुक में ये मान लो खर्चा भी 1000 हो गया, तो बराबर हो सकती है, लेकिन ये साइड कभी भी बड़ी नहीं होगी। क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं होगा, क्योंकि रीज़न मैंने बता दिया कि 1000 रुपये है, आप इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ही 1000 है तो 1200 कैसे खर्चा करोगे? तो दोस्तों इसलिए इसकी जो है डेबिट साइड बड़ी है। लेकिन वाइल बैंक कॉलम में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, लेकिन जो बैंक साइड है ना, इन दोनों में से कोई भी बड़ी हो सकती है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया? सिंपल सी दोस्तों, हम किसी को पेमेंट करते हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में। हम बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब वो पैसा जो हमने बैंक से ज़्यादा निकलवाया है। हमारे पास उतना बैलेंस नहीं है बैंक में, लेकिन उससे ज़्यादा निकलवा दिया हुआ है। अब मान लो अगर मेरे पास बैंक में, यहाँ पे सपोज करो मैं कहता हूँ मेरे पास बैंक में 2000 है, तो मैं किसी को 3000 की पेमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, आपको पता है बैंक वाली पेमेंट यानी जो चेक से करें या जो चेक से रिसिप्ट आए, तो चेक से मैं किसी को 3000 दे दूं, क्योंकि बैंक कई बार क्या करता है, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, यानी आपके पास जितना पैसा उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो। तो आप 3000 तक की भी पेमेंट बैंक से निकलवा सकते हो। हालांकि मेरे पास 2000 ही है बैंक में, लेकिन बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है, यानी जितना है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें आपकी ये साइड भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि बैंक ने आपको क्या दिया है? ओवरड्राफ्ट दिया है, यानी आपके पास जितनी रिसिप्ट्स हैं उससे ज़्यादा पेमेंट कर सकते हो। तो इसमें ये साइड भी बड़ी हो सकती है और ये साइड भी बड़ी। तो इन शॉर्ट, जो कैश कॉलम है उसका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड बड़ी होती है, और जो बैंक कॉलम है इसकी कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। डिस्काउंट कॉलम रिप्रेजेंट कैश डिस्काउंट एंड नॉट ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों मैंने कहा था कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है, अभी मैंने आपको बताया था सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। तो ट्रिपल कॉलम में क्या होता है? 3 कॉलम होते हैं, ये बना लिए मैंने 3 कॉलम। इसमें एक कैश का आ गया, एक बैंक का आ गया और एक डिस्काउंट। डेबिट साइड में भी सेम, क्रेडिट साइड में एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम और एक डिस्काउंट कॉलम। अब यहाँ पे जो कहता है, जब भी आपको डिस्काउंट आता है, मान लो किसी ने आपको पैसे दिए, राम ने मुझे 1000 रुपया दिया, तो रिसिप्ट है तो सबसे पहले आपको पता इधर आएगी। मान लो राम ने आपको 1000 रुपया दिया, आपने उसको 100 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिए, तो आप उसको डिस्काउंट कॉलम में लिखोगे। आपने जो डिस्काउंट है डिस्काउंट कॉलम में लिख देना है।
तो ये कहता है डिस्काउंट कॉलम रिप्रेजेंट कैश डिस्काउंट एंड नॉट ट्रेड डिस्काउंट। जिसको ये मतलब नहीं पता, मेरे लास्ट वीडियोस देख लो, मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियोस में कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या फ़र्क है। इन शॉर्ट अभी छोटा सा आपको बता देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट हमें कब मिलता है? जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे कैश में खरीदें चाहे क्रेडिट में। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या हम कोई चीज़ बेचते हैं कैश में या क्रेडिट में, उस वक्त हम डिस्काउंट किसी को जो देते हैं या फिर किसी से डिस्काउंट लेते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं किसी से कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और सेलर जो है वो ये कहता है कि 100 रुपये की चीज़ है, आपको मैं 90 रुपीज़ में दूंगा अगर आप ज़्यादा में खरीदोगे। तो मुझे मोटिवेट कर रहा है कि मैं ज़्यादा में बल्क में परचेज़ करूँ, तो वो उसका प्राइस कम कर देगा। तो वो उसने 10 रुपये जो रिड्यूस किए उसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। या मैंने किसी को अगर गुड्स बेची और मैंने कुछ पैसा रिड्यूस किया तो उसको भी क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। दोनों ही तरह का डिस्काउंट जो है ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन कब होता है? जब हम कोई चीज़ खरीदते या फिर बेचते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दोस्तों किसे बोलते हैं? जब हम किसी को पेमेंट करते हैं। मैंने चीज़ खरीद ली, उसी वक्त पेमेंट हो गई, बात वहाँ ख़त्म। लेकिन कैश डिस्काउंट कब होता है? जब मान लो मैंने किसी से पैसा लेना है और मैं उसको कहता हूँ कि तुम अगर मुझे 1 महीने के अंदर पैसा दे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसा छोड़ दूंगा, तब उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट सेल परचेज में मिलता है और कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप किसी से कोई पेमेंट ले रहे हो या फिर किसी को पेमेंट दे रहे हो। तो ये बेसिकली कैश डिस्काउंट हम इसलिए देते हैं दोस्तों कि हम जो हमें पैसा देने वाला है उसको एक तरह से मोटिवेट करते हैं कि टाइम के अंदर पेमेंट करोगे तो हम आपको 100 रुपये या 200 रुपये छोड़ देंगे। या कोई हमें मोटिवेट करता है कि आप अगर हमें टाइम पे पेमेंट कर दो तो हम आपसे कम पैसे ले लेंगे। तो दोनों ही तरह का जो डिस्काउंट है उसको हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। तो सिंपल याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट सेल और परचेज पे मिलता है, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब हमें कोई पेमेंट कर रहा है या जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, या डेटर हमें पेमेंट कर रहा है या फिर हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। उस पेमेंट के वक्त जो डिस्काउंट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड कैश डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, when a check received is endorsed to creditor, it should be taken in the cash column at the time of receipt and endorsement। दोस्तों बेसिकली जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमने बैंक कॉलम में कौन सी ट्रांजैक्शन लिखनी है? जो हमें चेक से रिसीव होती है। अब मान लो मुझे राम ने चेक दिया तो, या मुझे मोहन ने कोई चेक दिया, मैं उसको बैंक कॉलम में लिखूंगा क्योंकि चेक है तो मुझे पता है कि ये चेक जो है बैंक में ही क्लियर होगा, मेरे बैंक अकाउंट में ही ये बैलेंस बढ़ेगा, तो मैं उसको बैंक कॉलम में लिखूंगा। या अगर मैं किसी को पेमेंट करता हूँ, मान लो मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, मान लो हरी को पेमेंट कर रहा हूँ चेक से, तब भी इसको आप बैंक कॉलम में लिखोगे क्योंकि ये मेरे बैंक कॉलम को रिड्यूस करेगा, यानी मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, तो भी इसको बैंक कॉलम में लिखना है। तो बैंक कॉलम आपने कब लिखना है, यूज़ करना है? जब आपको चेक से पेमेंट आ रही है या आपको चेक से रिसिप्ट आ रही है। लेकिन यहाँ ये कहता है व्हेन ए चेक रिसीव्ड इज एंडोर्स टू क्रेडिटर इट शुड बी टेकन इन कैश कॉलम एंड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट एंड एंडोर्समेंट। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है दोस्तों? कि अगर हमें कोई चेक मिल रहा है और हमने वो चेक किसी को एंडोर्स कर दिया। यहाँ पे दोस्तों एंडोर्स का मतलब क्या है? सपोज करो राम मुझे एक चेक दे रहा है, ठीक है दोस्तों, मैं लिखूँगा टू राम कि राम से मुझे चेक आया, लेकिन राम ने मुझे 5,000 का चेक दिया, लेकिन मैंने वो 5,000 किसी और को देना है, मैंने वो 5,000 किसी का देना है। तो मैं क्या करूँगा? राम से चेक लेके किसी और को पे कर दूंगा। तो जब आप चेक लेते हो और फिर किसी और को पे कर देते हो वही चेक, तो आपको चेक को कैश कॉलम में लिखना है। मान लो मैंने राम से 5,000 का चेक लिया, अब चेक है बैंक कॉलम में आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये चेक मैंने एंडोर्स मतलब फॉरवर्ड कर दिया, किसी और को पे कर दिया, मैंने किसी का पैसा देना था उसको दे दिया, फिर आप उसको कैश कॉलम में लिखोगे। और जब मान लो यही चेक मैं किसी और को देता हूँ, मान लो मैंने ये चेक डेविड को दिया, यही चेक, तो मैं फिर यहाँ पे लिख दूंगा। एक तरफ मुझे राम से चेक आया, रिसिप्ट हुई, मैंने यहाँ लिख दिया, और दूसरी तरफ वही चेक मैंने डेविड को दे दिया, तो मेरे लिए एक पेमेंट भी है, तो मैं उसको यहाँ पे भी लिख दूंगा। लेकिन इसमें खास बात मैंने क्या बताई कि आपने बैंक कॉलम का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपने चेक जो रिसीव किया वो आगे किसी को एंडोर्स कर दिया, आपने अपने अकाउंट में नहीं डाला है। इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा वो नहीं आया। जब पैसा आया ही नहीं तो हम बैंक में शो क्यों करेंगे? ये क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, लास्ट इज बैंक ड्राफ्ट शुड बी ट्रीटेड लाइक चेक। दोस्तों आपने बैंक ड्राफ्ट के बारे में सुना होगा, आप लोग बैंक में जाते हो, वहाँ ड्राफ्ट बनाते हो। बैंक ड्राफ्ट और चेक में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि जब हम चेक किसी को पेमेंट करते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा है, हम किसी को चेक दे देते हैं, वो हमारे अकाउंट से पैसा निकलवा लेता है। लेकिन जो बैंक ड्राफ्ट होता है, इसका पैसा हमें जब किसी के नाम का ये बैंक ड्राफ्ट बनाना है तो पहले बैंक को पैसा देना पड़ता है।
ऐसे चेक में हम पैसा तो नहीं देते बैंक को, हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है और बंदा वो हमारे अकाउंट से निकाल लेता है जिसको चेक दिया। लेकिन बैंक ड्राफ्ट बनाते वक्त पहले हमें वो पैसा देना पड़ता है, चाहे हमारे अकाउंट में पड़ा है, लेकिन हमें उनको देना पड़ता है कि इतने का आपने बैंक ड्राफ्ट बनाना है। तो वो जब पैसा हम जमा करवा देते हैं तब हमारा बैंक ड्राफ्ट बनता है, फिर हम वो किसी को देते हैं और वो हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना भी है दोस्तों कि हमारा जो चेक है वो कभी बाउंस भी हो सकता है। मैंने किसी को चेक दिया, वो पर्सन बैंक में गया, उसने चेक लगाया लेकिन चेक बाउंस हो गया क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो चेक आपका बाउंस भी हो सकता है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट आपका कभी बाउंस नहीं होगा क्योंकि ये वो पैसा जो आप पहले से एडवांस बैंक को दे चुके हो, तो ये कभी भी बाउंस नहीं होता है। ये फ़र्क है बैंक ड्राफ्ट और चेक में, और दोनों को हम सेम ही ट्रीट करते हैं कैश बुक में। तो दोस्तों आज मैंने आपको पैटी कैश बुक के बारे में बताया, इम्प्रेस सिस्टम के बारे में बताया, मैंने आपको एडवांटेजेस के बारे में बताया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ पैटी कैश बुक के बारे में बताया, मैंने आपको इसके की पॉइंट्स बताए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपका जो है ऑब्जेक्टिव पोर्शन खत्म है। आप सब्जेक्टिव है वो भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो वो अपने में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, पैटी कैश बुक कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। तो अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी ऐसा डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उसको ज़रूर लूँगा। और साथ ही साथ मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। तो किसी को कोई क्वेरी है रिगार्डिंग ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस, बाकी जो ये क्वेरीज़ हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में ही लिखो। इसके सिवा अगर आपकी कोई क्वेरी है ऑफलाइन क्लासेस मैं शुरू कब करता हूँ या ऑनलाइन क्लासेस कब शुरू करूँगा, किसी और चीज़ को लेके EPFO का, जैसे मैंने बताया था कि EPFO की हम बैचेस शुरू करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं कि कब शुरू होगा और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, वो उसमें आप व्हाट्सएप में ड्रॉप करो वो मैसेज, मुझे वो मैसेज मिलेंगे तो मैं उस पर भी काम करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा खुद का जो चैनल है किरण कॉमर्स जोन, वहाँ पे भी सब्सक्राइबर बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।